गुड आफ्टरनून एवरीवन। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हम जितने भी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं उनके आपको जितने भी सवाल दिए गए हैं उन सवालों को आप अपने रजिस्टर में कंप्लीट कीजिए। जितने भी आपको थ्योरी लर्न करने के लिए दी हुई है जो आप लर्न कर चुके हैं उसकी भी आप वीडियोस जरूर बना करके मुझे सेंड कीजिए। और जितना आपका वर्क कॉपी में कंप्लीट हो चुका है जो रजिस्टर में आपने लिख लिया है उसकी भी आप फोटो खींच करके मुझे सेंड कीजिए। क्लियर होना चाहिए कि आपने कितना अभी तक अपने रजिस्टर में नोट्स के माध्यम से तैयारी की है, कितने सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, उन सब की आप मुझे अपडेट देते रहिए। अब जो हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं उनका एक बार मैं आपको रिवीजन बता देती हूँ। रिवीजन के द्वारा ये बता देती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसका आपको भी अब तक कंप्लीट लर्निंग भी होनी चाहिए, सारे याद होने चाहिए और उसके सवालों को भी कंप्लीट रखना है। ये चैप्टर निम्न प्रकार है जो हम कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, सेकंड फंडामेंटल अकाउंटिंग, assumption, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। थर्ड चैप्टर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस, फोर जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, फिफ्थ सबसाइडरी बुक्स, सब डिविजन ऑफ जर्नल। सिक्स चैप्टर लेजर, सेवंथ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, एट्थ ट्रायल बैलेंस, 9 एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन। 10 चैप्टर जो कोर्स में अब हमारे नहीं है। 11 चैप्टर डेप्रिसिएशन जो भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 11 में जो हम अभी तक कर चुके हैं इसकी थ्योरी जो हमने देखी थी, सबसे पहले डेफिनेशन उसमें स्पाइसर एंड पैगलर की, इसे आपको अच्छे से लर्न रखना है। टर्मिनोलॉजी 11.1 कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेफिनेशंस ऑफ डेप्रिसिएशन, 2 डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और अपने रजिस्टर में भी नोट डाउन करना है। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन 11.3 जिसमें इंटरनल कॉजेज एंड एक्सटर्नल कॉजेज, इनके टोटल जो पॉइंट है 6 उनको आपको अच्छे से याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेशल फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, इसके 6 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से लर्न करके अपने रजिस्टर में लिख करके उसकी फोटोज मुझे सेंड करनी है। डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड फ्लक्चुएशन एंड डिफरेंस बिटवीन ऑब्सोलेंस एंड डेप्रिसिएशन एंड थर्ड डिफरेंस बिटवीन ऑब्सोलेंस एंड एक्सपायरेशन ऑफ टाइम। इन तीनों ही डिफरेंस को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि इन तीनों में क्या अंतर है। 11.8 नीड और ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। 11.9 जो कि शॉर्ट नोट का एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया हुआ है, क्या डेप्रिसिएशन बिजनेस के एक एक्सपेंसेस के रूप में होता है? तो यस, इसे एक एक्सपेंसेस के रूप में हम नोट डाउन करते हैं या हम हमारे P&L अकाउंट में इसे शो करते हैं। क्या डेप्रिसिएशन लैंड पर लगाया जाना चाहिए? तो इसके लिए भी ऐसी लैंड जिसका हम यूज़ करते हैं, जिसमें से हम कुछ भी जो मटेरियल होता है वो निकालते हैं। जैसे माइंस हैं उसमें से जब हम कोल, डायमंड्स या ऑयल निकालते हैं तो उसकी वैल्यू थोड़ी रिड्यूस होती है। तो ऐसी लैंड जो कि हम लीज पर लेते हैं और उसका यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है, इसलिए ऐसी असेट्स पर, ऐसी लैंड पर डेप्रिसिएशन लगाया जाना चाहिए। 11.11 मीनिंग ऑफ स्पेशल टर्म्स, इसके 7 पॉइंट्स जो हैं ये आपको पूरे पता होने चाहिए। इसका एक एक जो वर्ड है, एक एक जो इसका शब्द है उसके बारे में आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। फैक्टर अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो कौन कौन सी डेप्रिसिएशन की ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि डेप्रिसिएशन के अमाउंट को अफेक्ट करती है। इसमें कॉस्ट ऑफ एन असेट्स है, लाइफ ऑफ एन असेट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ असेट्स, possibility of obsolescence, repair and renewal of assets, use of assets, interest on investment, nature of assets, price and duration, and legal provision.
तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है और इनमें से एनी 6 पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है और उसे अपने रजिस्टर में लिखना है। मोड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन में 2 मोड्स हमने देखे थे। फर्स्ट है चार्जिंग टू असेट्स अकाउंट एंड बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये दोनों ही हमने जर्नल एंट्री के माध्यम से इसके अकाउंट्स भी प्रिपेयर किए हैं, तो इनको भी आपको देखते रहना है, इसका रिवीजन करते रहना है। इसके बाद जो हमने इसका एग्जाम्पल देखा था उसमें हमने जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है उससे किस प्रकार से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं बाय फार्मूला, और किस तरह से मशीनरी अकाउंट में हम पर ईयर डेप्रिसिएशन के अमाउंट को माइनस करते हैं। इसके बाद हमने एक डेप्रिसिएशन अकाउंट भी देखा है जिसमें प्रतिवर्ष हम प्रॉफिट एंड लॉस में उसको ट्रांसफर करते हैं मशीन पर लगाकर डेप्रिसिएशन को। तो पर ईयर जो हम भेजेंगे P&L अकाउंट में उसकी अमाउंट को भी हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में शो करते हैं। इसके बाद जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में भी हम मशीनरी में से किस तरह से डेप्रिसिएशन को लेस करके और बची हुई जो असेट्स की वैल्यू होती है उसे आउटर कॉलम में शिफ्ट करते हैं। तो ये असेट्स कॉलम में लिखी जाती है क्योंकि यह बिजनेस की असेट्स मानी जाती है। सेकंड, बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें भी मशीनरी अकाउंट को हमने देखा है। इसके जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो भी हम बना चुके हैं और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी इसमें हमने बनाया है। इसके बाद जो इसकी बैलेंस शीट बनाई है उसमें हमने प्रोविजन का भी एक क्लॉज डाला है जो कि ओरिजिनल कॉस्ट पर जब हम प्रोविजन करते हैं तो उसे हम लेस करके और बची हुई अमाउंट को हम बाहर शो करते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये सारे एग्जाम्पल को देखा। इसमें से आपको यदि सभी कुछ समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप कॉल करके और अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। नेक्स्ट 11.15 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग एनुअल डेप्रिसिएशन। इसे निकालने के लिए जो दो मेथड्स बताई गई है उसमें फर्स्ट है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इन दोनों ही मेथड से हमको सवाल करना है। इसमें हम जो फर्स्ट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है वो अभी हमारी कंटिन्यू थी। उसमें हमने इसका मीनिंग देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है, उसके फॉर्मूले किस प्रकार बनते हैं, ये भी हमने देखा था। Depreciation of each year is equal to original cost of assets upon number of year of estimated life of assets। ये जो फॉर्मूला है इसके थ्रू ही हमें अपने डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करना है। इसके बाद हमने जो दूसरा फॉर्मूला है उसमें यदि स्क्रैप वैल्यू दी हो, रेसिडुअल वैल्यू दी हो तो उसे भी माइनस करके और इसमें फॉर्मूले में हम शो करते हैं। इसके अलावा जो एक परसेंटेज के थ्रू हम इसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो भी फॉर्मूला यहाँ पर समझाया गया था। जब हमें डेप्रिसिएशन के लिए एक परसेंटेज दिया हो तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स इनटू परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100, इस प्रकार से हम डेप्रिसिएशन को निकालते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी बताया गया था और उस एग्जाम्पल को भी हमने किया है। इसके बाद मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड डिमेरिट्स ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ये भी हम देख चुके हैं। 11.21 सूटेबिलिटी ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसके एग्जाम्पल नंबर 3 को भी हमने देखा है। एग्जाम्पल 3 में हमने डेप्रिसिएशन लगाया भी है और मशीनरी अकाउंट भी प्रिपेयर किया है। इसके साथ ही डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाया था। तो ये आप अच्छे से कर चुके हैं। इससे आपको बहुत ही क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार से हम कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो दोनों यहाँ पे हमने बनाए थे। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें 4 तरह की मशीनें दी हुई है। इसके जो परचेस के हमने किए उसके एक्सपेंसेस भी लगे हैं और उसकी रेसिडुअल वैल्यू भी दी है एंड एस्टिमेटेड लाइफ। तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी इनके डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है वो आपको फॉर्मूले के थ्रू करनी है और यहाँ करके भी दिखाई गई है। और इसके थ्रू जब आप सीखेंगे तो आपको फॉर्मूला जरूर लगाना है ताकि आपको वो फॉर्मूला याद हो जाएगा कि किस प्रकार से हम डेप्रिसिएशन को लगाते हैं।
उसकी जब रेट निकालनी होती है तो रेट भी, जब डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है तो उसके आधार पर रेट भी डिसाइड किया जा सकता है इनटू 100 करके, और इस प्रकार से हम इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज निकालते भी आना चाहिए। जितना भी डेप्रिसिएशन निकला हो उसके अपॉन में असेट्स की वैल्यू एंड इनटू 100, इस प्रकार से डेप्रिसिएशन का हम रेट निकाल सकते हैं। ये हमने समझाया था आपको, तो आपको ये इसमें यदि कोई डाउट हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हमने सम देखे थे एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि डिफरेंट डेट्स दी हुई है परचेस की और अलग अलग उनकी रेसिडुअल वैल्यू भी दी है। तो मशीन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही मशीनों का जो डेप्रिसिएशन हमने निकाला है और उसमें से जो असेट्स की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करके बैलेंस बचा है असेट्स का, उसे नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर भी किया है। इस प्रकार से जब हमने सारे ये एक एक मशीन की पर ईयर के अकॉर्डिंग, पर ईयर के हिसाब से हमने मशीन अकाउंट में उसे लिख दिया, तो फाइनली जब लास्ट ईयर 3 ईयर कंप्लीट होने के बाद 4th ईयर में जो टोटल उसका डेप्रिसिएशन लग करके और बची हुई जो असेट्स होती है उसका हम 4th ईयर में बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं। तो इसका इंडिविजुअल एक एक मशीन का भी हमने बैलेंस निकालना और डेप्रिसिएशन निकालना दोनों ही बताया था। तो इस प्रकार से आप सवाल करेंगे तो आपको एंड तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस तरह के सवाल जब हम करते हैं तो उसमें यदि हमें कोई सेल करना हो कोई मशीन तो उसकी इंडिविजुअल वैल्यू कितनी बची है आफ्टर 2 और 3 ईयर्स, तो वो हमें ज्ञात होती है, तो हम आसानी से प्रॉफिट का या लॉस निकालने का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेल ऑफ असेट्स इसके बाद में ही एक एग्जाम्पल और दिया था। इसमें जो ये पूरा एग्जाम्पल था, इसमें जो मशीनें थी उन मशीनों में एक मशीन सेल भी की थी जिसका कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमने ट्रांसफ़र भी किया था 17,000। ये भी एग्जाम्पल अपन अच्छे कर चुके हैं अच्छे से, इसे भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वे इसे अच्छे से कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आगे जो सवाल हैं उनको करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करते हैं उसमें एक फिक्स्ड जो हमें डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया होगा उसके हिसाब से ही हमको कैलकुलेशन करनी है। तो असेट्स की वैल्यू इनटू परसेंटेज अपॉन 100, इस प्रकार से हम असेट्स का जो डेप्रिसिएशन है वो निकाल सकते हैं। इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि यदि कोई मशीनरी मिड टर्म में या मिडिल में परचेस की गई हो तो उसे जब हमने परचेस किया है उससे जो हमारा फाइनल अकाउंट बनता है या जब हम हमारे फाइनल अकाउंट क्लोज करते हैं, जब हमारा वित्तीय वर्ष समाप्त होता है तब तक हमने कितने महीने उसका यूज़ किया है उतने महीने का ही हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो ये जो मेन बात है आपको इसका ध्यान रखना है, जितने महीने इनटू हम जितने महीने हमने उसका यूज़ किया है उतने महीने का हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से उसे डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि जो पूरे 12 महीने हैं उसमें से हमने जितने भी महीने यूज़ किया है 3 या 4 महीने उसका ही डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। तो इस प्रकार से इसी के नेक्स्ट एग्जाम्पल में इस तरह का ही सवाल था, इसे भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इसके बाद एडिशन एंड लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, बीच में हमने असेट्स को परचेज भी किया है और उसको फिर कुछ दूसरी मशीन को सेल भी किया है। तो बीच में जब हम ये करते हैं तो उसमें हमें डेप्रिसिएशन को निकालते समय बहुत ही सावधानी रखनी है। कितने समय हम उसका यूज़ कर रहे हैं उतने ही समय का डेप्रिसिएशन निकाल करके और उसके हिसाब से ही हमें प्रॉफिट एंड लॉस का भी कैलकुलेशन करना होगा। इसमें कैलकुलेशन ऑफ मशीन सोल्ड जो बेची गई है उसका कैलकुलेशन भी यहाँ समझाया हुआ है। तो इस प्रकार से ये जितने भी सवाल हम कर चुके हैं इन सभी सवालों को आपको देखते रहना है, इनका रिवीजन करते रहना है और इसके जो पीछे सवाल दिए थे जो अनसॉल्व्ड हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के सभी सवालों को आपको कंप्लीट करके और मुझे दिखाना है।
आप लोगों की ओर से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है, तो इसीलिए कल की जो वीडियो में मैंने नेक्स्ट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड स्टार्ट की थी। जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, इसमें जो हमारी मेथड थी उसमें सेकंड नंबर की मेथड है ये। इसमें प्रतिवर्ष जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो कम होती जाती है। मीन्स जितनी भी हमारी एसेट्स की वैल्यू बची है उस पर ही हम परसेंटेज के द्वारा या फिक्स्ड जो हमारा फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करते हैं। तो इस प्रकार से जितनी संपत्ति की वैल्यू बची है उस पर ही, बचे हुए मूल्य पर ही हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो थ्योरी है उसके पार्ट के रूप में हमने मीनिंग ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर दिस मेथड एक फॉर्मूले के द्वारा भी आपको ये समझाया गया था। एग्जाम्पल नंबर 12 में आपको ये फॉर्मूला भी समझाया गया था और इसमें जो अमाउंट्स दी हुई है, जो हमने रेट भी निकाली थी 20%, तो ये भी हम पूरा कर चुके हैं। इसका आपको दूसरी अल्टरनेट मेथड भी बताई गई थी। इसमें भी एक फॉर्मूले के द्वारा जो क्यूब निकाला जाता है उसमें जो जितनी वैल्यू होती है उसको हम फीड करके और उसका परसेंटेज निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी आपको बता दी गई थी एंड मेरिट्स और डिमेरिट्स भी आपको बता दिए गए।